हेलो एंड नमस्ते टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बातें दिल की सीजन 5। मैं हूं अवंतिका सिंह। हमने पिछले एपिसोड्स में बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में खूब बात की। इस एपिसोड में हम वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। इट इज फूड, खाना, भोजन, बच्चों की डाइट। Today we have with us Priya. She's a narrative practitioner and also a psychologist with Children First. And we also have Dr. Akriti, who's a child and adolescent psychiatrist with Children First. डॉक्टर आकृति, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्या रिश्ता है बच्चे जो खाते हैं और उनके इमोशनल वेलबींग के बीच में? ये सब तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों का जो पोषण होता है वो उनके विकास के लिए कितना ज़रूरी है, चाहे वो मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो। हमारे देश में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं और पोषण की कमी की वजह से उनका मानसिक और जो शारीरिक विकास है वो अफेक्ट हो सकता है। अक्सर हमने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जब भी बच्चे किसी तनाव से गुजर रहे होते हैं या उन्हें कोई मानसिक स्थिति में कोई असंतुलन महसूस होता है तो या तो वो खाना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं या ज़्यादा खाने लगते हैं और ऐसे प्रकार का खाना खाने लगते हैं जो शायद उनके शरीर के लिए अच्छा ना हो। क्या आपको लगता है कि लैक ऑफ गुड फूड हैबिट्स भी बच्चों की इमोशनल वेलबींग या उनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है? हमें इस तरीके नहीं सोचना चाहिए कि गुड फूड हैबिट्स क्या होती हैं या बैड फूड हैबिट्स क्या होती हैं या ये अच्छा खाना है या ये बुरा खाना है, क्योंकि उस वजह से फियर क्रिएट होता है और आई थिंक हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी तरह के खाने से डरे या किसी भी चीज से डरे। रादर देन सेइंग दैट हम ये कह सकते हैं कि ये खाना कम पोषण देता है, ये खाना ज्यादा पोषण देता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि उनके शरीर और विकास के लिए क्या सही है, किस तरह का खाना सही है। इतने सारे सवाल खड़े होते हैं बच्चों के मन में, बच्चे भी क्यों, बड़ों के भी मन में अपनी बॉडी को लेकर। क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ है? आपको लगता है कि सोसाइटी इसको एम्पलीफाई करती है? अक्सर हमने क्या देखा है हमारे पेरेंट्स के साथ कि कई बार ये कंसर्न वो सोचते हैं सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है, कि जो यंग लड़कियां हैं या एडोलेसेंट लड़कियां हैं, टीनेज लड़कियां हैं, उनके साथ हो रहा है। बट आज के टाइम पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये कंसर्न जेंडर्ड नहीं है, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा बॉडी को लेके क्वेश्चंस, सवाल, दिक्कत या डाउट या कंसर्न वहाँ पर भी हम पेरेंट्स और यंग बॉयज़ में भी देख पा रहे हैं। इसमें पेरेंट्स का भी कितना हाथ होता है? डेफिनेटली आई थिंक सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, एज अ होल सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी अडल्ट हैं इंक्लूडिंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, बहुत एक्सटेंडेड फैमिली, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और हमेशा से ही बच्चे अपनी रियलिटी को समझते हैं जैसे उनके आसपास लोग बात करते हैं। अगर पेरेंट्स उनकी शरीर के बारे में कैसे बात कर रहे हैं या वो अपने शरीर के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, उसी से वहाँ की उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि बॉडी किस तरह की होती है। जैसे कई बार ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स सिर्फ बच्चे की तरफ उनके शरीर के बारे में कमेंट कर रहे हैं। जैसे बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये कहना कि वो देखो कितना लंबा हो रहा है या उसका वज़न कितना ज़्यादा हो रहा है, या ऐसे कमेंट्स करना बहुत नेचुरल और नॉर्मल पार्ट है। बट उसके अलावा भी बच्चे सिर्फ जो उन्हें कहा जा रहा है उससे अपनी दुनिया नहीं बना रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं आसपास। जो अडल्ट एक अडल्ट और दूसरे अडल्ट से बात कर रहा है, जैसे हम बहुत कैजुअली बोलते हैं यार उसके ऊपर तो वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी, वो रंग ना उसके ऊपर सूट नहीं कर रहा था, या खुद के बारे में जैसे मिरर में देख के बोलना कि ये आज मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, यार ये शर्ट में मैं थोड़ा मोटा लग रहा हूँ। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना, बच्चे ये भी सुन रहे हैं और वहाँ से वो एक समझ पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें ओके हैं और कुछ चीज़ें ओके नहीं है। जैसे मे बी इतना लंबा होना लड़के होने के लिए बहुत ज़रूरी है टू बी अ गुड बॉय, वर्सेस अगर सुंदर लड़की होनी चाहिए तो वो इस रंग की होनी चाहिए। तो ये सारी एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, राइट। और वहाँ से बच्चे अपनी बॉडी इमेज रिलेटिवली देखते हैं, इन रिलेशन टू देखते हैं कि क्या मेरी इमेज अच्छी है, क्या मैं वो स्टैंडर्ड मीट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो सोसाइटी, अडल्ट्स जिस तरह से लैंग्वेज, भाषा को यूज़ कर रहे हैं बच्चों के बारे में, उनके शरीर में के बारे में बात करने के लिए और अपने शरीर और आसपास के लोगों के शरीर के बारे में बात करने के लिए, वहीं से बॉडी इमेज शुरू हो रही है। ये जो बॉडी इमेज इश्यूज़ है ये काफ़ी सीरियस है और जब बच्चे डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उदासी, उनमें कॉम्प्लेक्सेस आ जाती है, तो दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन वेरी एक्सट्रीम
बिहेवियर पैटर्न्स, क्या आपने भी ऐसे अपने प्रैक्टिस में देखा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्रिया कह रही हैं भाषा के बारे में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाषा का प्रयोग सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं कर रहे हैं बच्चों के आसपास, बच्चे भी एक दूसरे से उस तरीके से बात कर रहे हैं। और हमने ऐसा देखा है कि स्कूल में बच्चे कैसे दिखते हैं, किस प्रकार के हैं, रंग रूप कैसा है, उसके ऊपर काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जो बहुत हर्टफुल होती हैं और उनके कोमल मन पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं। और बहुत समय से अगर ऐसा लगातार चलता चला जाए तो एक स्टेज आएगी जब बच्चा बहुत उदास होगा और वो उसके बारे में कुछ करना चाहेगा, और जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और आसपास के लोग उसे मिस कर दे रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, उनके आसपास के बड़े लोग हों, तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे धीरे धीरे अपने आप को सोसाइटी से काटना शुरू कर देते हैं, वो दूर होते चले जाते हैं, वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं इंटरनेट पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग फोरम्स या चैनल्स पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वज़न कैसे लूज़ किया जाए। और इंटरनेट पे जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो हमेशा सही नहीं होती है। तो कभी कभी उनको ऐसे एक्सट्रीम हैक्स, जैसे कहा जाता है आजकल की भाषा में, उनकी जेनजी लैंग्वेज में, कि हैक्स दिए जाते हैं जिससे वो कैसे जल्दी से वज़न लूज़ कर सके, या कोई एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है जो उन्हें नहीं पसंद आ रहा है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो आपने क्या अपने प्रैक्टिस में ऐसे भी देखे हैं, एक्सट्रीम डाइटिंग या बिल्कुल खाना बंद कर लेना, ऐसे भी आपको? जी बिल्कुल, पर शुरुआत ऐसे नहीं होती है। अच्छा। शुरू में बच्चे जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं जिनको बैड फूड्स कहा जाता है, जैसे कि चॉकलेट हो गया, शुगर हो गया, चिप्स हो गए, जंक फूड जो हम कहते हैं, वो खाना छोड़ देते हैं। और आई थिंक उनके आसपास के लोग ये बात नोटिस नहीं करते, वो एक्चुअली खुश होते हैं कि बच्चा हेल्दी ईटिंग की तरफ जा रहा है। पर धीरे धीरे देखा जाए तो वो हेल्दी ईटिंग एक तरह का ऑब्सेशन बन जाती है, जिसमें बच्चे कैलोरी काउंट करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं अगर उनके खाने पाने में कुछ उल्टा सीधा हो जाए, जिम टाइमिंग्स या एक्सरसाइज टाइमिंग्स को लेके बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं, रात भर एक्सरसाइज करेंगे, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे, घर वालों से छुप कर एक्सरसाइज करेंगे, और धीरे धीरे देखा जाता है कि उनका वज़न कम हो रहा है। पर जब वज़न कम हो रहा है तो आसपास के लोग कंसर्न शो करने की बजाय खुश होते हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका वज़न कम हो रहा है, और क्या वेट लॉस है, और बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं वो रीइंफोर्स होते चले जाते हैं, और बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि सब खुश हैं और सब खुश हैं मुझे देख के, और सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको जिंदगी में पहली बार ऐसी प्रशंसा मिल रही है, एंड दैट क्रिएट्स अ विशियस लूप, क्योंकि फिर वो क्यों ना रुके, वो करते चले जाएंगे। और फिर ऐसा आता है कि हेल्दी ईटिंग से वो एक्सट्रीम डाइटिंग में चले जाएंगे, बहुत स्पेसिफिक तरह के खाना शुरू कर देंगे, कुछ तरह के खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू जंक फूड, इट कैन ऑल्सो गो अप टू रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, अंडे नहीं खाऊंगा, पनीर नहीं खाऊंगा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा, बिकॉज इन सब में फैट है। तो एक तरह का फोबिया डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे फिर हमारे पास बच्चे यूजुअली आते हैं और पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न होते हैं। पर ये सब साइंस है शुरू के जो हम लोग मिस कर देते हैं, जहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब ये केस आपके पास आते हैं एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, कितना समय लगता है टू एक्सप्लेन इट टू द पेरेंट्स, टू काम द पेरेंट्स? अगर आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। जनरली जब हम केसेस खाने को लेके देखते हैं वो यूजुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो उस समय आते हैं जब प्रॉब्लम बहुत सिवियर हो जाती है। तो 1 सेशन, 2 सेशन या 4 सेशन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बच्चे की घबराहट, पेरेंट्स की घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है। अपने काम में ये भी देखा है कि बच्चों को काफ़ी टाइम लग सकता है रिकवर करने में। जिन बच्चों के साथ मैंने काम किया है उनमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का समय या ज़्यादा समय भी लगा है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ बदला नहीं है, हम छोटी छोटी चीज़ें बदलती हुई देख सकते हैं। पर लेकिन सबसे पहला काम शुरू होता है पेरेंट्स के साथ करने का, कि पेरेंट्स की घबराहट को हम कैसे कम कर पाएँ। एंड वहाँ से शुरू होता है उन्हें थोड़ा रीअश्योरेंस देने का कि ये जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगेगा, इसके क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें वो बदल सकते हैं। अक्सर जब हम काम करते हैं फैमिलीज़ के साथ तो हम ये देखते हैं कि फैमिलीज़ इतनी घबराई होती हैं कि सारा काम, सारी बातें घर में सिर्फ खाने और बच्चे की दिक्कत को लेके होती है, सब फोकस उस पर है। तो जिस चीज़ पे हम फोकस करें वो बढ़ती है, व्हाट वी फोकस ऑन दैट विल ग्रो।
राइट। तो अगर हम उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो वो बढ़ती जाएगी। तो हम इनकरेज करते हैं कि क्या और टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं, क्या फैमिली के साथ टाइम होता है। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ, डॉक्टर आकृति के साथ कुछ क्लाइंट्स हमारे कॉमन हैं जिनके साथ काम किया है, जिसमें हमने फैमिली को कहा है फैमिली टाइम करिए, खाने के अलावा हम कैसे फैमिली टाइम कुछ भी बात कीजिए बट नॉट फूड। जैसे आप बच्चे के साथ लूडो खेल सकते हैं, कोई बोर्ड गेम खेल ले, कोई मूवी देख ले, इस तरह का आपने उनके साथ काम करना शुरू किया, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम बच्चे के साथ भी बात कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे क्या आइडियाज़ हैं, ऐसे क्या सोच है आपके मन में जो आपको ऐसे पुश कर रही है वेट लॉस करने के लिए या बहुत ज़्यादा खाने के लिए। धीरे धीरे उन पे काम हो रहा है। तो ये साथ में मिलकर ही काम होता है। पर बच्चे को भी हम बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश नहीं करते। बिकॉज अगर देखा जाए इन बच्चों को सब समझा रहे हैं, पोषण कितना ज़रूरी है, खाना कितना ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ताकत है, बच्चे को सब समझा रहे हैं बट समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। और यही चीज़ हम पेरेंट, बच्चा भी समझता है बट इज नॉट एबल टू कोप अप विद इट। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर बच्चा भी समझ रहा है और वो कोप नहीं कर पा रहा है, वही तो सारा मुश्किल आ रही है। तो वहाँ पे हमें स्किल्स के ऊपर काम करना है कि कैसे हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। आइडिया ये है कि हम बच्चे की स्टोरी को कैसे बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ जो दिक्कत है उस पर फोकस ना करके बट छोटी छोटी अकोमोडेशंस देकर किस तरह से हम बच्चे की ज़िंदगी को बड़ा कर सकते हैं। कौन से साइंस है जो हर पेरेंट या जो भी एडल्ट है परिवार में उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और कितने जल्दी हम उन साइंस को पिक कर सकते हैं? आजकल सब बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट ऐसी चीज़ है जिससे कोई नहीं बच सकता। हर गली, हर गांव, हर शहर में इंटरनेट अवेलेबल है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आई थिंक ये भी देखना कि जो हमारे बच्चे इंटरनेट पे देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं। तो जब हम डेली बैठते हैं अपने बच्चों के साथ तो उस बारे में उनसे पूछा जाए, डायरेक्टली भी नहीं बट आप एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं उसके अराउंड। एंड बच्चे आपको बताएंगे कि आजकल ये ट्रेंडिंग है या ये ज़्यादा चल रहा है और वो इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर हम इन शब्दों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे समझ के परे है, हम जानना नहीं चाहते। पर आई थिंक इन शब्दों को जानना ज़रूरी है, इन शब्दों के बारे में क्यूरियस रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और जब हमारे बच्चे इस बारे में बात करें तो हम उनसे पूछें कि उनकी राय क्या है इस बारे में। अगर कोई एक स्पेसिफिक वर्ड के बारे में बात कर रहा है या कोई ऐसा बॉडी इमेज या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा है जो ट्रेंड कर रहा है, तो हम अपने बच्चों से पूछें आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आपने ये देखा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और फिर उससे हमें ये पता चलेगा कि वो उस ट्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं और वो अपने आप से उसे कैसे रिलेट कर रहे हैं। शुरू में अगर बच्चे इन ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे या रिलेट करेंगे, इनसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो ये ऐसा कहेंगे कि मुझे ये अच्छा लगता, ये अच्छा नहीं लगता, शायद मेरी बॉडी का ये पार्ट अच्छा नहीं है, मम्मी क्या मैं मोटी हूँ, पापा क्या मैं दुबला हूँ, क्या मेरी हाइट कम है, दोस्त मुझे ऐसे बोलते हैं, दोस्त मुझे चिंटू बुलाते हैं, दोस्त मुझे छोटू बुलाते हैं, लड़कियां कहेंगी कि मेरी दोस्त मुझे मोटी बोलती हैं। तो ये सब अर्ली साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है इन सब के बारे में। क्या ये भी साइंस होते हैं कि अगर बच्चा काफ़ी समय तक शीशे के सामने है और इज गेटिंग वेरी कॉन्शियस कि वो क्या कपड़े पहन रहे हैं, ये भी कि किस प्रकार का खाना उनको ले जाना चाहिए, टिफ़िन बॉक्स में कैसे खाना पैक करना चाहिए, ये भी मैंने देखा है कि उनको एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, खासकर कि 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चे कि आप पराठा क्यों देते हो, कुछ हमें मॉडर्न टाइप का खाना दो। Does that also affect a child psychology? I think depends, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स ग्रुप में बाकी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो एक तरह की प्रेजेंटेशन कैसी है, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये भी एक ट्रेंड होता है जो चेंज होता रहता है। तो स्पेसिफिकली किस तरह का खाना ले जाया जा रहा है या किस तरह से खाया जा रहा है या उसे कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, वो कंसर्निंग नहीं है। अच्छा, अगर बच्चे अपनी हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं और वो ये ध्यान दे रहे हैं कि हम अच्छे दिखने चाहिए, वो भी गलत नहीं है, बिकॉज वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। पर अगर बच्चा शीशे में देख के ये बोले कि मेरे बॉडी का ये पार्ट अच्छा नहीं है, या वो स्पेसिफिकली उस बॉडी पार्ट को ज़्यादा शीशे में देख रहा है और आपसे बोल रहा है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा, इसको चेंज कैसे किया जाए, क्या कोई एक्सरसाइज है जिससे मैं ये बदल सकता हूँ, क्या कोई दवाई है जिससे ये चेंज होगा, तो ये एक साइन है कि पेरेंट्स के कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये एक चीज़ है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है और कब से ये विचार उनके मन में है। शुरू में बच्चे
बच्चे कुछ तरह के खानों को बहुत आनाकानी करने लग जाएंगे। जैसे बहुत पेरेंट्स बताते हैं कि मेरे बच्चे को ये खाना बहुत पसंद था और अब वो नहीं खाता है और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। बच्चे पराठा खाना छोड़ देंगे, बच्चे कहेंगे कि हम बर्गर नहीं खाएंगे, हम सैलड खाएंगे। तो अगर ऐसा होने लगे तो ये हमारे लिए एक संकेत है कि कुछ चेंज हो रहा है जो बहुत ड्रास्टिक है और हमें इसके बारे में उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाएं या इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगें कि उनकी दिनचर्या अफेक्ट हो रही है तो वो एक साइन है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर वो खाने को लेकर बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं या बहुत पर्टिकुलर हो रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं कि इस तरह का खाना ही खाऊंगा, इस तरह का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, कोई एडजस्टमेंट या कोई अडेप्टेबिलिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन दैट सेज कि कुछ गड़बड़ हो रही है। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव हुआ है बच्चों के ऊपर एंड हाउ इज इट अफेक्टेड द ईटिंग हैबिट्स? सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में इन जनरल, और बच्चों की लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि बच्चों के पास सबसे ज़्यादा एक्सेस है और वहीं से वो अपनी दुनिया की समझ बना रहे हैं। इस टाइम पे एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी कहानी बनाने का, उनकी दुनिया की समझ का इंटरनेट। और सोशल मीडिया एक विजुअल मीडिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र ही रहती है, लोग किस तरह के दिखते हैं, वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, तो वहाँ पर एक ऑलरेडी एक आइडिया बन रहा है कि किस तरह की कल्चर बन रहा है, किस तरह की सोसाइटी जो रियल भी नहीं है, जो हमेशा रियल नहीं होती है, राइट? बिल्कुल भी अलग दिख सकती है, बहुत ही पिक्चर परफेक्ट दिख सकती है, राइट? और कई बार हमने सोशल मीडिया में अक्सर ऐसे देखा है कि कोई चीज़ों को जैसे बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं, हमारी फीड में वो बार बार आ रहा है, स्पेशली जो 11, 12 इस एज ग्रुप के प्री टीन्स या टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं, वो सोचने लगता है भाई ये एक्सेप्टेबल है। और ये उस डेवलपमेंटल पीरियड के साथ भी हो रहा है जहाँ पे वो बिलोंगिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनापन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ जब ये कोइंसाइड या मिलता है तो हम रियलाइज़ करते हैं कि बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि यही अच्छी चीज़ है, अगर हम इस तरह के दिखेंगे, सही चीज़ है, इस तरह के हम दिखेंगे, इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, इस तरह का खाना हम खाएंगे तो हमें बिलोंगिंग मिलेगी, हम कूल हो जाएंगे, वैलिडेशन मिलेगा, हमारे फ्रेंड्स बनेंगे। बीच में कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ी डाइट कल्चर आया था, फ्रूट डाइट, और उस टाइम हम लोगों ने टीनेजर्स में देखा था कि इट वॉज ए ट्रेंड जहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स खाने और कुछ नहीं खा रहे हो आप, सिर्फ फ्रूट्स। और काफ़ी सारे बच्चे वो सेम डाइट पे चले गए बिकॉज देयर वॉज अ कम्युनिटी, वहाँ पर एक कल्चर बन गया। जैसे कि मैं एक यंग मैन के साथ काम करती हूँ, टीनेज एज ग्रुप है, उनके लिए उनकी सोशल मीडिया फीड पे एक टाइम पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ रहा था जिम को लेकर कि आप किस तरह से इस तरह का मसल ग्रुप टारगेट कर सकते हैं, उस तरह का मसल ग्रुप टारगेट कर सकते हैं। तो उनकी इस फॉर्म में बहुत सारे सवाल होने लग गए बिकॉज दे वर नॉट एट एन एज, वो उस उम्र पे नहीं थे जहाँ पे वो मसल ग्रुप्स उतने डेवलप हो सकें। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नाखुशी पैदा होने लग गई, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग गए, बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ प्रोटीन, जैसे उनको प्रोटीन पाउडर्स खाने हैं, प्रोटीन ही खाना है, इस तरह का फूड करने लग गए। तो ये वाले भी साइंस हम देखने लग गए कि जिस तरह का वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, उस तरह जो वो सोशल मीडिया पर देख रहे थे, वो सोशल मीडिया उनके मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट हो रहा था डेफिनेटली। और वो रिक्रिएट कर रहे थे कि मैं वो किस तरह से उस टारगेट को मीट कर सकूं, चाहे वो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। जैसे अगर उन्हें इंजरी भी हो रही है, जैसे कुछ दुख भी रहा है, तो भी हम जिम जा रहे हैं, राइट? बिकॉज वो नीड है कि वहीं से मुझे बिलोंगिंग मिलेगी, इफ़ आई एम कूल लाइक दैट। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है एक कल्चर बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, और बच्चों के ऊपर ये स्टैंडर्ड बहुत इम्पैक्ट करता है क्योंकि हर एक बच्चा वो स्टैंडर्ड मीट करना चाहता है, जो अक्सर ना कि रियल होता है, ना पॉसिबल हो पाता जी। डाइटिंग तो सदियों से चला आ रहा है, वेदर इट इज़ फ्रूट डाइट, पानी का डाइट, बिना नमक का डाइट, बिना चीनी का डाइट, हर प्रकार के डाइट। डाइटिंग को लेकर मैंने भी नोटिस करा है एक एज अ मदर एंड इवन इन माय ओन एक्सपीरियंस, ये क्या शुरुआत से शुरू हो जाता है, चाइल्डहुड से शुरू होता है, क्या ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से होता है, एंड हाउ डज डाइटिंग अफेक्ट एक बच्चे की इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग? डाइटिंग का ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत समय से चल रहा है और आजकल नए नए डाइट्स ट्रेंड हो रहे हैं। जैसे बीच में एक के पॉप स्टार जो बच्चे आजकल बहुत फॉलो करते हैं, उनके ऊपर एक आयु नाम का डाइट आ गया था जो स्टार का नाम है,
और वो सिर्फ शकरकंदी खाती हैं। तो सुबह, दोपहर और शाम में वो सिर्फ शकरकंदी खा रही हैं और ये डाइट भी बहुत ट्रेंडिंग हो गया था, क्योंकि के पॉप कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आजकल के बच्चों पे, और वो फॉलो भी करते हैं उनको, गाने सुनते हैं, सीरियल्स देखते हैं, और उनकी फैशन सेंस से वो बहुत इंस्पायर्ड काफी पॉपुलर आई मीन कोरियन स्किन केयर इतना ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया है, तो वो सब वहीं से आया है। डाइटिंग किसी भी तरह की बढ़ते हुए बच्चों के लिए सही नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको किस मात्रा में पोषण चाहिए वो डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से चेंज होता रहता है और बढ़ता है, इनफैक्ट घटने की बजाय। आप और मेरे लिए किसी भी तरह का स्पेसिफिक खाना हम कम मात्रा में खाएं तो हमारी बॉडी को इतना असर नहीं पड़ेगा, पर बच्चों के लिए प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, विटामिन बी हो गए, कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, ये सारे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो किसी भी तरह की डाइटिंग करना, किसी भी तरीके से करना सही नहीं है बच्चों के लिए, और जब ये सब होने लगता है तो ऑब्वियसली उनकी इमोशनल और उनकी फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। आपने देखा है अपने केसेस में ऐसे बच्चे जब एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, और ये बहुत इन्फ्लुएंस भी होता है कि वो किस तरह के फ्रेंड ग्रुप में हैं। कई बार आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों से मैंने सुना है कि उनके दोस्त वाटर डाइट्स पे जा रहे हैं और वो बहुत ही प्राइड वाली भावना से बोलेंगे कि आज मैंने सिर्फ पानी पिया है, आज मैंने कुछ नहीं खाया, आज मैंने कार्ब्स नहीं लिए हैं, जो कि टू मी एज अ साइकियाट्रिस्ट काफ़ी वरीइंग है, बिकॉज बहुत छोटे बच्चे इन सब चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। और यही जो ट्रेंड्स होते हैं, यही जो डाइट्स होते हैं, यही जो फैड्स होते हैं, ये आगे जाके डिसऑर्डर्ड ईटिंग या ईटिंग डिसऑर्डर में तब्दील होते हैं। हर तरफ से बच्चों पर प्रेशर है, प्रेशर टू कंफॉर्म, प्रेशर टू बी अ सर्टेन वे, स्कूल से प्रेशर, फ्रेंड प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, उसका प्रेशर। तो कहीं मैं देखती हूँ कि फैमिलीज में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक दूरी आ जाती है। आपके एक्सपीरियंस से अगर उस दूरी को हम ब्रिज करें तो आपको क्या लगता है कि काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में आ सकती है एज अ स्टार्ट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रेशर्स की वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां आ रही हैं, पर जुड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय। हमें अपने बच्चों को समय देना है, टाइम देना है, जो टाइम हम उनके साथ स्पेंड कर सके, जो उनका अकेला टाइम है। हम अक्सर पेरेंट्स को कहते हैं कि आप पर्सनल टाइम, बबल टाइम बनाइए उनके साथ, जहाँ पे आप हर दिन में कुछ आधा घंटा दे रहे हैं, जहाँ पे आप सिर्फ बच्चे से बात कर रहे हैं। जैसे आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए। लाइक आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ, पूरा दिन काम में निकल जाता है, ऑफिस आवर्स होते हैं, हम भी वापस घर में आते हैं, हम भी थक जाते हैं। तो इफ़ यू कुड शेयर सम टिप्स और सम एडवाइस कि हम भी उस बैलेंस को कैसे रखें। आई थिंक एट दिस पॉइंट सब बहुत वर्किंग है, आपकी लाइफ एज पेरेंट्स भी बहुत बिजी रहती है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो आप टाइम बच्चों को दें वो टाइम थोड़ा अपने टाइम के बाद आए। क्या आपने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया है, आपने थोड़ा रिलैक्स किया है, उसके बाद आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। चाहे वो डेली ना हो, बट कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर आप हर 2-3 दिन में भी बच्चे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट और बच्चे के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उनको इन्वाइट करती हूँ कि एवरी टाइम जो स्लीप टाइम होता है, तो आप बच्चे के साथ आधा घंटा सोने से पहले टाइम स्पेंड करिए। नो गैजेट्स, नो फोन्स, नो आईपैड्स, नो लैपटॉप्स, और आप बच्चे के साथ बैठे, क्या हुआ, आप अपने डे के बारे में भी शेयर कर सकते हैं, पर बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करना कि आपने क्या किया, आपके उस फ्रेंड ने क्या पूछा, फिर आपने उनसे क्या बोला, नेक्स्ट आपकी कौन सी एक्टिविटी है, क्या मज़ा आ रहा है आपको, इस स्पोर्ट में क्या मज़ा आ रहा है, इस गेम में क्या मज़ा आ रहा है, कौन सी टीचर अच्छी है। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली टीनेजर से। टीनेजर्स हमें कुछ बताना नहीं चाहते हैं, तो हमें क्यूरियस होना पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और यहाँ पर समय के साथ सुनना बहुत ज़रूरी है। अक्सर टीनेजर्स के लिए ऐसा होने लगता है, पेरेंट्स के लिए भी, वो भी इतने बिजी हैं, उनको भी अपने बच्चों की बहुत फिक्र है कि अब नेक्स्ट कब एग्ज़ाम है, उसके लिए हो गया, असाइनमेंट है, फिर तुम्हें ये काम करना है। तो हर चीज़ कॉन्वर्सेशन बन जाती है बताने के लिए कि ये नेक्स्ट टास्क है, ये नेक्स्ट टास्क है, इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, और वो भी एक डिस्कनेक्ट का रीज़न है। तो यहाँ पर हम अक्सर पेरेंट्स को कहते हैं, इफ़ यू गिव, इट्स लाइक एन इमोशनल पिगी बैंक। अगर आप कुछ निकाल रहे हो, विच इज़ इंस्ट्रक्शंस निकाल रहे हो अपने लिए, तो आपको कुछ डालना भी पड़ेगा, तो समय डालना पड़ेगा, प्यार डालना पड़ेगा, कुछ अच्छे कमेंट्स डालने पड़ेंगे, राइट। जैसे अब हम इतनी बात कर रहे हैं बॉडी को लेकर, तो अक्सर हम पेरेंट्स को कहते हैं आप कॉम्प्लीमेंट करिए बॉडी के अलावा,
कोई और चीज़ें, जैसे जो चीज़ें वो ग्रो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका सेंस ऑफ स्टाइल, सेंस ऑफ फैशन वो ग्रो कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। उन्होंने अपना हेयर स्टाइल कैसे बनाया है वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, उससे कॉम्प्लीमेंट, उससे रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ज़्यादा करें तो कनेक्शन होता है। एक तो समय देना बच्चों को, बच्चों के साथ बात करना जहाँ पे हम सुन रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं। और अगर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि देना ज़रूरी है, एज पेरेंट्स बाउंड्रीज बनाना भी ज़रूरी है, तो हम कुछ डाल भी रहे हैं उस बैंक अकाउंट में, प्यार डाल रहे हैं, हग्स डाल रहे हैं, किसेस डाल रहे हैं, या बच्चों को रिकग्निशन, जैसे मैंने कहा, जो चीज़ें वो ग्रो कर सकते हैं। बट एक ये भी कंफ्यूजन आ जाता है पेरेंट्स के माइंड में कि ज़्यादा प्यार से बात करो, ज़्यादा इनकरेज करो तो शायद बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। सो हाउ टू ड्रॉ दैट बैलेंस? आई थिंक ज़्यादा प्यार से बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। आई थिंक इट्स रैदर दैन कि हम बच्चों को क्या मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे हैं जिससे बच्चों को पता चलता है कि ये सही है और ये गलत है। तो आई थिंक ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना कि ये गलत है तो ये गलत है और ये हमेशा ही गलत रहेगा, हर सिचुएशन में गलत रहेगा, वो मैसेज पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम ज़्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बिकॉज वो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों के साथ वो कनेक्शन बना के रखेंगे तो हम कोच भी कर सकते हैं उनको, क्योंकि उनके साथ वो रैपो हमारी बिल्डअप हो चुकी है। तो रैदर देन फोकसिंग ऑन कि ज़्यादा प्यार करने से बच्चे बिगड़ेंगे, focus more on the kind of the quality of praise that you're giving your children. Focus on the qualities that you want your child to inculcate. आप अपने बच्चे में जो qualities देखना चाहते हैं उन्हें बढ़ावा दें। आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि आज आपने उस बच्चे की हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आप खुद से बैठ गए पढ़ाई करने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपने अपने छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहन की हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन सब चीज़ों पे अगर फोकस किया जाए तो बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें सही हैं, और जो गलत चीज़ें हैं उन पे कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली बोला जाए कि ये सही नहीं है और ये किसी भी स्थिति में सही नहीं है। तो वो बाउंड्री और वो एक तरह से वो रूल जो उनके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। How can parents encourage mindful eating habits बच्चों में? So mindful eating का कॉन्सेप्ट ही वहाँ से शुरू होता है कि हम खाने पर ध्यान दें, राइट? और ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है पेरेंट्स से कि पेरेंट्स क्या खाने पर ध्यान दे रहे हैं, क्या वो ये ध्यान दे पा रहे हैं कि वो क्या खा रहे हैं, राइट? और डाइटिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्योंकि जितना बच्चे पेरेंट्स को देखेंगे वो ही चीज़ वो, जिसको हम कहते हैं, मिरर करेंगे, राइट? तो अगर हम माइंडफुल ईटिंग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो काम पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। तो वो कैसे खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, किस तरह का वो खाना खा रहे हैं और वो कब बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करें। सो सम थिंग्स जो हम सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को माइंडफुल ईटिंग के लिए, कि आप एज ए फैमिली साथ में बैठ के एटलीस्ट एक मील दिन का, यूजुअली वर्किंग पेरेंट्स के लिए वो अक्सर डिनर होता है, पर अगर हम डिनर टाइम साथ में कर पाएँ, दैट इज़ वन वे जहाँ पर हम माइंडफुल ईटिंग इनकरेज करते हैं। और ये टाइम टीवी टाइम नहीं है, ये टाइम फ़ोन टाइम नहीं है, दिस इज़ देन टेबल फ़ोन फ्री जोन है या इलेक्ट्रॉनिक फ्री जोन है। तो बच्चों के साथ बैठ के हम सिर्फ खाने खा रहे हैं और दिन की बातें कर रहे हैं। तो दिस इज़ अनदर वे जो हम माइंडफुल ईटिंग, जहाँ पे हम उसके लिए काफ़ी डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बट वहाँ वो भी वहीं से शुरू होता है। अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं, अगर आप अपना फ़ोन शायद 15 मिनट, आधे घंटे के लिए साइड पे रख पा रहे हैं, तो शायद बच्चों के लिए भी ओवर टाइम ये रूल बन रहा है। और ये हमें छोटे होते उम्र से स्टार्ट करना है। अगर हम उसको लेट स्टेज पे स्टार्ट करते हैं, जैसे टीनेज में स्टार्ट करें, तो आप ये सोच के चलिए कि हाँ थोड़ी तो दिक्कत आएगी, बट अगर आप ये कांस्टेंट रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द आंसर समटाइम्स, कि अगर आप एक चीज़ बार बार ओवर टाइम कर रहे हैं तो ही वो एक पाथवे बन रहा है बच्चे के माइंड में। डिनर टेबल, इलेक्ट्रॉनिक फ्री जोन, नो टीवी, नो फोन, दिस इज टाइम फॉर फैमिली। तो ये एक तरीका है बार बार करने का। दैट्स वन वे वी कैन एस्टैब्लिश माइंडफुल ईटिंग एज वेल। बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये एक सिंपल और ये एक ऐसा तरीका है जो हम अभी शुरू कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, कि हम उनके साथ बैठ के एटलीस्ट एक मील करें जहाँ पे हम बच्चों पर, खाने पर और आज दिनचर्या की बात पर ध्यान दे रहे हैं। Thank you, Priya. Thank you, Dr. Akriti. That was a very informative and interesting conversation on food and mindful eating habits. And hopefully, हमारे viewers को भी पसंद आया. Thank you and namaste. बातें दिल की, बातें दिल की।